राम राम, नमस्ते, जय हिंद, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आपको पता है कि हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है जिसका हम पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया था सी सेक्शन तक। आज हम डी सेक्शन से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। सेक्शन डी, रहमत classified the reaction between methane and chlorine in presence of sunlight as a substitution reaction। रहमत है कोई, वो क्या करते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं मैथेन की। मैथेन गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH4। किसके साथ में, क्लोरीन गैस के साथ में। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कहाँ होती है, सनलाइट में होती है। ये आपसे बोला गया है, सनलाइट में होती है। Support Rahmat view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation। मतलब हमको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देनी है और ये बताना भी है, इल्यूस्ट्रेट भी करना है रहमत को कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा होगा। तो आपको पता है कि जब ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि हर बार क्लोरीन कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करेगी, सब्स्टिट्यूट करेगी, मतलब हटाएगी वहां से और खुद जुड़ जाएगी। खुद जुड़ जाएगी। ये तीनों क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन इसने हटा दिया है क्लोरीन ने, और क्या हो गई है, खुद जुड़ गई है और क्या बना लिया है, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये क्या बन चुका है, CH3Cl। CH3Cl। फिर से फर्दर आप यही रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, Cl2 के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फर्दर क्या बनने वाला है, CH2Cl2, मतलब कि फिर से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और फिर से एक क्लोरीन जुड़ेगा और फिर से क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट HCl। ये काम तब तक चलता रहेगा, 4 स्टेप की रिएक्शन है ये, और ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक सारे क्लोरीन जुड़ नहीं जाते कार्बन से और सारे के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट है इसका क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन लगे होंगे तो टेट्राक्लोराइड। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। और दूसरा बी वाला पोर्शन देखते हैं इसका। बी कह रहा है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। आपको पता है जब ब्राइन सॉल्यूशन आप जानते होंगे, NaCl का सॉल्यूशन, NaCl को किसमें बोला गया है, वाटर में, इसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। और इसमें से क्लोरीन गैस निकाली ली जाती है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्लस आपके हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस आपको मिलती है एनोड टर्मिनल पर, और ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस की, ये होती है आपकी कैथोड टर्मिनल पर, मतलब माइनस पर। ठीक है, माइनस होता है कैथोड, और एनोड ए से ऐड और ए से पॉजिटिव, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन इनकी रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इसमें कहा गया है राइट द केमिकल इक्वेशन टू प्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ यूज। मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनना है, इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनना है, NaOH बनना है, इसका यूज भी बताना है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन भी देनी है जो भी आप हो रही होंगी इसमें। तो आपको पता है एक कैथोड की रिएक्शन हो रही है और एक एनोड की रिएक्शन हो रही है। कैथोड की रिएक्शन जो हो रही होगी वो भी आपको देनी है, और एनोड की जो रिएक्शन है वो भी आपको देनी है। सारी रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हैं, मैं आपको सारी बता देता हूँ। NaCl जब आपने वाटर में घोलकर इसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, पास किया है, तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुआ होगा। Cl माइनस ने, जो Cl माइनस है आपको पता है निगेटिवली चार्ज रहती है Cl, उसने क्या किया होगा, जब इसने आपने इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी होगी, सॉरी, तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा, ये लॉस हो चुका होगा, यानी कि Cl, और उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, आपको पता है ये माइनस चार्ज है और Cl2 गैस, मतलब Cl2 गैस क्या होगी, बनाई होगी, यानी कि 2 Cl इधर हमें बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन को विदाउट बैलेंसिंग नहीं छोड़ेंगे। ठीक, और 2 Cl हैं तो इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, लॉस हुए होंगे। तो इसका मतलब कि जब ये माइनस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, और ये जब ये माइनस चार्ज है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रही होगी, क्योंकि माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो यानी कि ये रिएक्शन आपकी किसकी हो गई है, एनोड की रिएक्शन है। ये कहाँ हो रही होगी, आपकी एनोड टर्मिनल पे हो रही होगी। बची हुई आपकी जो रिएक्शन है हाइड्रोजन की है, जो कि कैथोड पे हमें मिल रही होगी। आपको पता है जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसमें से H पॉजिटिव प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस, ये आयन बनते हैं। OH माइनस क्या करेगा, सॉरी OH माइनस क्यों, H पॉजिटिव क्या करेगा,
जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो क्लोरीन ने लिबरेट किए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर रहा होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, लगातार किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस में। आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा, निगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड पे। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल रही है आपको, कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ मिलती है आपको, एनोड पे मिलती है। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस की। अगला आपको बाई प्रोडक्ट पर पूछा है, मतलब जो प्रोडक्ट है आपका वो पूछा है NaOH, और इसका यूज पूछा है। NaOH के यूज काफी तरीके से होते हैं, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में बहुत तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप सॉप बनाने में यूज करते हो, आपकी एक रिएक्शन है जो कि आप स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। रायन में होते हैं, पेपर वगैरह इंडस्ट्री वगैरह में मैंने बताई दिया आपको। डाइज वगैरह में भी यूज आते हैं, कलर वगैरह करते हैं आप बालों का, उसमें भी क्या डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। इसका इसमें चॉइस भी है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम चॉइस वाला भी क्वेश्चन करेंगे। इस वाला क्वेश्चन है हमारे पास, रैना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक एक्स सब्सटेंस है विद विनेगर लाइक स्मेल, जिसकी विनेगर लाइक स्मेल है, यानी कि विनेगर तो बोल ही दिया है उसने, तो CH3COOH यही है विनेगर, ठीक है। लाइक स्मेल विद ए सब्सटेंस वाई के साथ में हीट किया है, तो हमारा एक्स आइडेंटिफाई हो चुका है और हमारा वाई आइडेंटिफाई होने वाला है, यानी कि वाई विच इज यूज इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इंडस्ट्रियल की तरह यूज करते हो आप, यानी कि वो क्या होने वाला है, C2H5, क्योंकि आगे जो कंपाउंड बन रहा है उसने दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने क्या लिया है इसमें, प्रेजेंस लिया किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब कि H2SO4, ठीक है। ऑन ए वाटर बाथ गिव्स ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जेड, तो आपको एक कंपाउंड मिला है जेड जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, जब उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है। आपको पता है CH3COO C2H5 जो ईस्टर है आपका, ठीक है, जिसे आप बोलते हो इथाइल एसीटेट भी बोल देते हो। आप क्या करोगे, जब अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ में हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर, वो सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा जेड, जेड को अब आपने फर्दर हीट किया है और वो किसके साथ में किया है, NaOH, मतलब कास्टिक सोडा के साथ में, सोडियम साल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड वाई, ओके। दोबारा से आपको क्या मिला है, एक कंपाउंड वाई मिला है, जो कि वाई यही है हमारा एल्कोहल, ये हमारा कंपाउंड वाई है। तो आपको दोबारा से क्या मिला है, अल्कोहल मिला है, ठीक है, C2H5OH, क्योंकि NaOH में OH ग्रुप है तो C2H5 में जुड़ जाएगा इतना ग्रुप। तो बचा क्या हमारे पास, Na बचा, जो कि सोडियम का सॉल्ट भी तो बनाना है हमें, और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, वो क्या बना होगा, CH3COO, और क्या बना है, Na, ठीक है। क्योंकि CH3COO ये यहाँ से ब्रेक होगा और आपको पता है C2H5 यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या बना है, एक अल्कोहल दोबारा से बन गया और एक क्या बन गया, सोडियम का सॉल्ट बन गया, जिसे आप बोलोगे सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। कोई भी सॉल्ट बनता है आपको पता है उसके सफिक्स में क्या लगा होता है, ATE वर्ड लगा होगा, जैसे सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सब में क्या लगा होगा, ATE वर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एक्स, एक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है। वाई, वाई को आइडेंटिफाई करना है, वो क्या है हमारा, एथेनॉल है। जेड क्या है हमारा, एसिटिक, वो सॉरी ईस्टर है, जेड हमारे पास क्या है, ईस्टर है। इल्सुलेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल केमिकल रिएक्शन, और आप क्या करोगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है और उन रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड क्या करता है, रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से पता ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं आपको, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन, एक पर्सन पर इसका इम्पैक्ट हमें बताना है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ए है, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपको पता है टेस्टिस ह्यूमन के आउटसाइड रहते हैं एक पाउच में, जिसको आप क्या बोलते हो, स्क्रोटम बोलते हो। अब ये जब एम्ब्रियोनिक स्टेट थी तो ये स्क्रोटम में नीचे नहीं आए, टेस्टिस मतलब नीचे नहीं आए, क्योंकि स्क्रोटम हेल्प कराता है -2 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम रहने में, टेस्टिस का टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर ही नहीं बना होगा किसका, टेस्टिस का, टेस्टिस है उसके पास लेकिन अभी कहाँ है, एब्डोमेन में अंदर है, वो स्क्रोटम में नहीं आया है, इसका मतलब ये टेम्परेचर नहीं बना होगा। और ये टेम्परेचर किसके लिए सूटेबल होता है, स्पर्मेटोजेनिस के लिए, मतलब कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका मतलब उसके पास जो क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, सीधे सीधा आंसर है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा इस केस में, ओके। वास्ट डिफरेंस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वास्ट डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड,
मतलब कि जो वास्ट डिफरेंस है स्पर्म डक्ट भी जिसे आप बोल देते हो, वो क्या है, प्लग्ड है मतलब बंद है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये किसका ट्रांसफर करवाती है बेटा, स्पर्म का ट्रांसफर करवाती है, टेस्टिस में होती है और टेस्टिस से स्पर्म का ट्रांसफर करवाती है। तो ये कहीं से क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो इसका मतलब जो सीमन रहेगा, जो सीमन रहेगा वो कैसा रहेगा, विदाउट स्पर्म रहेगा। ठीक है, इसमें जो सीमन रहेगा वो कैसा रहेगा, विदाउट स्पर्म रहेगा। ठीक, आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। सी है आपके पास, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपका, ये जो ईस्ट साइड ऑफ कॉमन डक्ट के क्या लगे होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड लगे होते हैं, और एक लगा होता है सेमिनल वेसिकल। ये दोनों ही ग्लैंड क्या नहीं है, फंक्शनल में नहीं है, मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। तो सी बात है, इनका जो फंक्शन है वही नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, एक प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ठीक है, अपने सिक्रेशन में न्यूट्रिशन डालेंगे, जैसे फ्रुक्टोज हो गए, आयंस वगैरह हो गए, ये सब ऐड करेंगे सीमन में। और दूसरा एक बेसिक मीडियम बनवाएंगे, एक बेसिक मीडियम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट, मतलब फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को चलने के लिए एक मीडियम जैसा प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब कि यही दोनों फंक्शन किसके हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के हैं। यही दोनों काम नहीं होंगे अगर ये सेमिनल वेसिकल फंक्शनल में नहीं है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से थ्योरी लिखनी है, हर किसी को बहुत बढ़िया तरीके से पेपर करना है। एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ए ह्यूमन फीमेल। अगर क्या केस डी कह रहा है आपसे, अगर एग ही फर्टिलाइज नहीं होता है ह्यूमन फीमेल में, तो आपको पता है इस केस में क्या रहेगा, कुछ दिन तक एग सर्वाइव करेगा। मतलब कि 1 डे के आसपास क्या करता है, 24 आवर्स के आसपास एग क्या करता है, सर्वाइव करता है। उसके बाद जो 13 डेज के बाद क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल रिपीट हो जाएगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी, एक फीमेल में रिपीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है बेटा, अगर केस ऐसा रहता, तो उस केस में इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद जो यूटेरस की वॉल है वो कैसी होने लग जाएगी, स्पॉन्जी होने लग जाएगी, मतलब थिक होने लग जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक, दोनों ही केस मैंने आपको बता दिया, फर्दर मतलब कि इसमें वो केस है नहीं, लेकिन बता दिया मैंने आपको। डी ई है आपके पास, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस। प्लेसेंटा अटैच नहीं हुआ है किससे, यूटेरस की वॉल से, अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्लेसेंटा का जो काम है वही नहीं होगा। मतलब प्लेसेंटा क्या कराता है, ऑक्सीजन, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ क्या कराता है, गैसेस, मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में, और फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में। ठीक है, और क्या कराता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का ट्रांसफर कराता है। और बेटा जो बेस्ड हैं, जो अमोनियक बेस्ड हैं, यूरिक एसिड वगैरह, यूरिया वगैरह, ये कहाँ डाले जाएंगे, मदर के ब्लड में। ये तीनों काम कौन करा, किसकी मदद से होते हैं, प्लेसेंटा की मदद से होते हैं। इसका मतलब कि फीटस पे पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। फीटस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं अच्छी मिलेगी, बेस नहीं निकलेगा। इसका मतलब फीटस का डेवलपमेंट भी क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अगर प्लेसेंटा अच्छे तरीके से क्या नहीं हुआ है, यूटेरस से अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और चॉइस है हमारे पास, इसमें भी काफी ज्यादा चॉइस दी गई है, 35 क्वेश्चन में भी हमारे पास चॉइस है। A doctor has advised Samir to reduce sugar intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test report. ओके, सो डॉक्टर ने कहा है समीर से कि आप क्या करिए, अपने जो डाइट है उसमें शुगर का लेवल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, शुगर खाना क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, और रेगुलर क्या करिए, आप एक्सरसाइज करिए। और क्योंकि आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है उसमें कुछ क्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, कौन सी डिसीज से समीर सफर कर रहे हैं, नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। मतलब कि उस ऑर्गन का नाम बताइए जो हार्मोन की कमी हो रही है जिसमें, और वो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा सरल है, अगर 3 नंबर में है, इससे ज़्यादा सरल आपको यही था, जो ऊपर वाले के अगर कंपैरिजन में देखा जाए कि कौन सा सरल था। बेटा सीधी बात है, अगर शुगर की कमी हो गई है, मतलब कि अगर शुगर ज़्यादा बढ़ जा रही है किसमें, ब्लड में, तो इसका मतलब उसमें हार्मोन कौन सा कम हुआ होगा बेटा, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका मतलब हार्मोन हमको पता चल गया। इंसुलिन सीक्रेट कौन करता है, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, पेनक्रियाज के पास भी अल्फा सेल्स होती हैं, वो क्या सीक्रेट करती हैं, आपकी इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। वर्क क्या है इंसुलिन का, क्योंकि आपको 3 नंबर में लिखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वर्क क्या है इंसुलिन का, कि इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज है, जो ब्लड शुगर है आपका, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। मतलब कि ये आपकी क्या है, रिजर्व्ड शुगर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिजर्व शुगर है। इसमें क्या कर देगा, कन्वर्जन कर देगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, कौन, आपका इंसुलिन। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होंगे, इसलिए उसने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने कि आप क्या नहीं खाओगे, शुगर कम लोगे। ठीक है, बी,
विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट्स, सेल डिवीजन के जो एरियाज होते हैं प्लांट्स में उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है। काफी सरल क्वेश्चन है, जो सेल डिवीजन का काम जो करता है वही हार्मोन पाया जाएगा, जो प्रमोट कर रहा है सेल डिवीजन को वही हार्मोन पाया जाएगा प्लांट की उस जगह पे। तो इसका मतलब कि एक हार्मोन आपके पास कौन सा रहता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये क्या करेगा बेटा, वहां मिलेगा जहां सेल डिवीजन क्या होना होगा, फास्ट होना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेल डिवीजन पे कौन सा मिलेगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। एंड विच हार्मोन इनिबिट द ग्रोथ, और कौन सा हार्मोन क्या करता है, इनिबिट करता है ग्रोथ को। तो आपको इनिबिटर याद रखने हैं। एक तो आपके पास होता है इथाइलिन, इथाइलिन इसका यूज एक और जगह होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट वगैरह में। और एक आपके पास इनिबिटर रहता है अबस्किस एसिड, एब्सिसिक एसिड, सॉरी एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनिबिटर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेल डिवीजन में को प्रमोट करने वाला हार्मोन, किसमें, प्लांट्स में, ठीक। बहुत सरल क्वेश्चन थे, ऊपर वाले से तो बहुत ज्यादा सरल है, बहुत कम लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं तो चाहूंगा आप पहले चॉइस पढ़ लिया करें। क्वेश्चन 36 आपके पास फिजिक्स का है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आराम से कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ई देखते हैं, ई आपके पास केस स्टडी है और काफी अच्छी केस स्टडी लग रही है मुझे तो। 37 से 39, इसका मतलब कि हमारे पास 3 केस स्टडी रहेंगी, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की। पहले केस स्टडी है, द टेबल गिवन बिलो शोन द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन क्विज, ठीक है, क्विज मास्टर हो गया, अब तो क्विज भी जाने लग गए इसमें। पहला है सब्सटेंस सी इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव एज ए प्रिजर्वेटिव, पता नहीं सब्सटेंस सी क्या है, जो कि प्रिजर्वेटिव में क्या कह रहा है, मतलब कि चीजों को प्रिजर्व करने में, रखने में, सुरक्षित रखने में यूज किया जा रहा है सब्सटेंस सी। सब्सटेंस सी, सॉरी, दूसरा आपसे कह रहा है सी हैज 2 कार्बन एटम, सी में क्या है, 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स हैं। सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए की क्या करें, रिएक्शन कर दें, ठीक है, ए की रिएक्शन के साथ में क्या मिलेगा, सी मिलेगा आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, ये तो हूबहू हमारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ए का आपने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, और वो क्या लेके, पोटेशियम परमैंगनेट को लेके, KMnO4 को लेके, और ये ए क्या है आपका, एल्कोहल, ये ए क्या है आपका, एल्कोहल। अगर एल्कोहल का KMnO4 के साथ में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में मैंने क्या कर दिया, इसे हीट कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बदल जाता है आपका किसमें, 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसका नाम क्या है आपका, एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक। तो यानी कि ए भी हमको पता चल गया, ए हमारा क्या है, एल्कोहल, और सी हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ए सी हमको पता चल गया, बी इन्होंने दिया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ मिस कर दिया है, बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मिस यूज ऑफ ए इन द इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मेथनॉल, बेंजीन एंड पैराडाइन टू ए, ठीक है। ए में क्या करते हो आप, जो मिसयूज वगैरह रोका जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, मेथनॉल वगैरह, बेंजीन वगैरह मिला के, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, केस स्टडी पढ़ रहे हैं। फोर्थ है एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, एफ क्या होता है, अगर ए को, ए जो कि हमारा क्या है, एल्कोहल है, C2H5OH, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो आपको एक एफ मिल जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप क्या लोगे, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की क्या लोगे, प्रेजेंट लोगे। सिर्फ 2 ही जगह आप ऐसा देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड का, एक तो आप देखोगे एल्कोहल का कन्वर्जन किसमें, एल्कीन में, जो एल्कोहल है उसका कन्वर्जन आपने किसमें किया है, एल्कीन में। 2 कार्बन का क्या होता है, एल्कोहल है, तो 2 कार्बन का ही क्या बनेगा, ईन ग्रुप बनेगा, यानी कि ये एफ क्या है हमारा, C2H4, क्योंकि H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से क्या निकलवा देगा, H2 निकलवा देगा। एक OH चला गया, एक यहाँ से H मिल गया, तो बचा क्या आपके पास, C2H4 मतलब, ठीक है। यानी कि एफ भी हमारा क्या हो चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है। फिफ्थ है हमारे पास, एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एफ ने क्या की, रिएक्ट करी हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही होने वाली है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम, आपको इस चीज से पता होना चाहिए कि निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में जब आप किसी भी एल्कीन को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं या रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो इसका मतलब बुक कन्वर्ट हो जाता है एन ग्रुप में, मतलब एल्केन ग्रुप में। तो यानी कि ये किस में कन्वर्ट होने वाला है हमारा, आप 2 जोड़ दीजिए इसमें, क्या भाई, हाइड्रोजन 2 जोड़ दीजिए, यानी कि C2H6, ठीक है, C2H6। एफ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, ये जो C2H6 है, इसको बोलेंगे एथेन, ठीक। सारे आइडेंटिफाई हुए। गिव द IUPAC नेम ऑफ ए एंड एफ, एफ आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा कलर ले लेते हैं, एफ आपको बताई दिया मैंने एफ, और ये आपके पास क्या है महाशय जी, ए, और ये क्या है, एफ। तो इसका मतलब IUPAC नाम हमें किसके देने हैं, ए का IUPAC नाम है एथ एन ऑल, ठीक है। ए का IUPAC नाम क्या है, एथ
इन ऑल, ठीक है, ई नहीं लगाते, सॉरी हम ई नहीं लगाते, जब हम कोई भी सफिक्स लगाते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का तो हम इस ई को हटा देते हैं, एथेनॉल, ठीक। एफ हमारा क्या है, एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, एथ, और इसमें डबल बॉन्ड है क्योंकि CnH2n को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सफिक्स इन, यानी कि ये क्या हो गया, एथ इन, ठीक है। दोनों कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर लिए। बी क्वेश्चन हमसे कह रहा है इल्यूस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेक्स प्लेस ए से सी, जब ए से क्या बना है, सी बना है, ए से सी वाली रिएक्शन मैंने आपको पहले ही लिख के दिखाई थी, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें, ठीक। ए से सी की रिएक्शन है हमारे पास, ये क्या था हमारा, एल्कोहल यानी C2H5, ठीक है। आपने क्या किया है, इसे हीट किया है एल्कलाइन KMnO4 लेकर, KMnO4 लेकर, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3COOH में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी क्या है, ए से सी की रिएक्शन है। ए से एफ की रिएक्शन है, जब आपने, सॉरी यहाँ पे OH होना चाहिए, C2H5OH, जब आपने क्या किया है, C2H5OH को लिया है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया है, इसको सिंपली H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में जो भी कैसा है, कंसंट्रेटेड है, क्या किया है, हीट किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथीन में, ठीक है, और इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर। आपको क्या लिबरेट करना है, वाटर। तो हमारे पास ए से सी की भी रिएक्शन है और ए से एफ की भी रिएक्शन है, ठीक। अगला है हमारे पास चॉइस है, नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर, क्योंकि हमारे पास और में भी है, बी में से और इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन 2 एंड 5 स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको रिएक्शन जो है वो लिखनी है, जब आपने क्या किया है, इसको हीट किया, मतलब सी को ऑब्टेन किया, मतलब कि यही रिएक्शन लिखनी है, तो इन्होंने बी क्यों दिया था, अब ये इसमें कैसी चॉइस हुई, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड 5, सॉरी 2 में, स्टेप 2 में और 5 में भी, जो 5 में रिएक्शन है ये भी मांगी आपसे। 5 की रिएक्शन क्या है, आपने एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एफ क्या है हमारा, ये सब्सटेंस था, ठीक है। ऐसे ही देख लो, केमिस्ट्री ऐसे ही दिमाग खराब करती है बेटा, ठीक, आसान मत समझना। C2H4 है, C2H4 को आपने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाया है निकल की प्रेजेंस में, ये आपको रिएक्शन देनी है C2H6 में, ठीक। तो हमारे पास दो भी दूसरे स्टेप की भी रिएक्शन है जो कि आपके ऊपर निकली हुई है, चॉइस में भी अगर आप करना चाहें तो, और नीचे भी वाली रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन की चॉइस थी इसमें, सिर्फ इस वाली की। अगला है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज प्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलोगस। ये लीजिए, ये तो और ज्यादा टफ कर दिया क्वेश्चन, यानी कि चॉइस वाला क्वेश्चन आपको हर बार नहीं करना है, ठीक, तब भी हम करके दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप इफ ए इज रिप्लेस्ड, ए को क्या कर दिया भाई, ए जो था C2H5OH, ठीक है, किससे कर दिया, इसके नेक्स्ट होमोलोगस से आपने क्या कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा इसका, C3H 3 दूनी 6 और 1 7 H7 और OH, ठीक बेटा। अगर इसको रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब इसमें जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो भी क्या बनेगा बेटा, इसका नाम है प्रॉप, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप एन और ऑल, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे, जब इसे हीट करोगे, रिप्लेस्ड करोगे, तो ऊपर वाली रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये क्या बनेगा, KMnO4 की प्रेजेंस में अब ये नेक्स्ट एसिडिक ग्रुप बनेगा, यानी कि CH3CH2 और COOH, क्योंकि 3 कार्बन का ही क्या बनना है, एक ही कार्बन को तो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। तो ये क्या बन गया आपके पास, प्रोप एन ओइक एसिड, प्रोप एन ओइक एसिड। आपको आसान लग रही होगी कि केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा टफ है, और मुझे लगता है अगर आप ये केस स्टडी कर पा रहे हैं तो आपका कार्बन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने सारे IUPAC नाम पूछ लिए हैं, रिएक्शंस भी सारी पूछ ली हैं, बचा कुचा सब इन्होंने इसी केस स्टडी में पूछ लिया है पूरे कार्बन चैप्टर का। अगर आप ये अच्छे से समझ पाए तो इसका मतलब कार्बन चैप्टर आपका अच्छा है, और अगर नहीं समझ पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर A to D given below represent type of earlobes in present consisting of 2 children राहुल निशा एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है। राहुल के फादर के कान दिखाए गए हैं, राहुल के कान दिखाए गए हैं, राहुल की मदर के कान दिखाए गए हैं, राहुल की सिस्टर निशा के भी कान दिखाए गए हैं। आपको हेरिडिटी चैप्टर से केस स्टडी मिल गई तो बेटा आप समझ लेना कम से कम 80% बच्चा फेल है उस केस स्टडी में, नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन मिल गया तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, डोमिनेंट और एसएसए और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन केस स्टडी ऐसी मिल गई आपको तो फिर गंगा नहा गए, ठीक। पूछा क्या है वो देखते हैं।
एक्साइटेड बाई हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लूप्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली। इनकी फैमिली थी, इन्होंने फैमिली के कान देखे, उसमें क्या थे, ईयर लोब सबके अलग अलग थे, किसी का कोई जुड़ा हुआ है तो किसी का क्या है, अलग है, वो देखेंगे किसका अलग है किसका जुड़ा हुआ है। राहुल कंक्लूडेड ए सर्वे ऑफ द टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स फाउंड। तो राहुल ने क्या कर दिया, सर्वे ही करना शुरू कर दिया। कैसा करते हैं, चलो सर्वे करते हैं लोग वारों का कि किन के कान जुड़े हुए हैं और किन के कान अलग अलग है। सॉरी कान नहीं, मतलब कान के ईयर लोब जो नीचे लटके हुए होते हैं। ही फाउंड टू टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स इन हिज क्लासमेट एज पर द फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। गए क्लास में और क्या चेक करना कर दिए, सबके कान चेक करने कर दिए और देखा कि मेल के पास भी ईयर लोब जो फ्री हैं वो 36 है और अटैच कितनी है 14। फीमेल के पास भी 31 है और अटैच कितनी है 19। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिल्कुल ही भयानक केस स्टडी लग रही है मुझे तो, सॉरी। ए है आपके पास क्वेश्चन पहला, काफ़ी ध्यान से समझना। आपने अगर ये भी केस स्टडी कर ली अच्छे तरीके से तो इसका मतलब मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि पूरे आइडेंटिटी चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर दोगे। ए है विच ऑफ द टू करेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब appear टू बी डोमिनेंट इन दिस। ओके। और वाई भी पूछा है आपसे, मतलब रीजन के साथ आंसर देना है। 4 नंबर में पता नहीं क्या क्या लिखवाएगा ये। ठीक है, दोनों में से आपको ये बताना है फ्री ईयर लोब में से और अटैच ईयर लोब में से डोमिनेंट कौन सा है। तो आपको पता है बेटा जो डोमिनेंट होता है वो ज्यादा वो बने होते हैं और जो रेसेसिव होते हैं वो क्या बने होते हैं, कम बने होते हैं। इसका मतलब फ्री लोब वाले क्या है 36 हैं, दोनों ही केस में ज्यादा हैं देखिए, और लेकिन अटैच वाले क्या है कम है। इसका मतलब जो डोमिनेंट क्या है आपका फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है, और वो है क्यों, आपको वाई भी पूछा है तो इसका मतलब वो क्या है ज्यादा है। एक मेल में भी 36 है और फीमेल में भी क्या है 31 है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं जो फ्री ईयर लोब है वो क्या है डोमिनेंट है। ठीक है, पहला आंसर आपका वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक। दूसरा है इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल गिवन गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि जो फ्री ईयर लोब आ रहे हैं लोग वारों में वो क्या रिलेटेड है किससे, सेक्स से। ठीक है, सेक्स से रिलेटेड है और आपको क्या करना है उसके बारे में आंसर भी देना है। बेटा अगर सेक्स से रिलेटेड होता तो आपको पता है कि या तो मेल के ही पास ईयर लोब होते फ्री वाले या फिर फीमेल के ही पास होते। सेक्स रिलेटेड होता ना कि या तो मेल ही मेल सेक्स के पास आ रहे हैं या फीमेल फीमेल सेक्स के पास आ रहे हैं, कैसे फ्री ईयर लोब। लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 36 और 31 का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि इसमें कोई सेक्स का क्या नहीं है, रोल नहीं है, सेक्स से किसी भी तरीके का लिंक नहीं है किसका, फ्री ईयर लोब का। सिर्फ आपको नो में आंसर देना है और कुछ आंसर नहीं देना है इसमें। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी बताना है। रीजन ये है कि यहाँ क्या चल रहा है 36 और 31 का रेशियो चल रहा है, इसका मतलब कि ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये आपका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट। What type of earlobe is present in father, mother Rahul and his sister Nisha? Write the genetic constitution of each of these family members which explain the inheritance of this character in this family. अगर आपकी अच्छी खासी इंग्लिश होगी तो मुझे लग रहा है आप कराओगे, और अगर अच्छी खासी इंग्लिश नहीं होगी तो आप भी कुछ ना कुछ रामायण इसमें लिख रहे होगे बेटा। ठीक, आपसे पूछा ये गया है कि आप ऊपर डाटा देखिए, इनके चित्र देखिए, बहुत ही बढ़िया वाले कान देखिए, और फिर ये बता दीजिए इसमें कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। ठीक है, जो इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कैसे कैसे ईयर लोब बने होंगे, तो और मेंबर्स विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस करेक्टर इन दिस फैमिली, और कौन से मेंबर के क्या हो रहे हैं इनहेरिटेंस करेक्टर जा रहे हैं। ठीक है, और आपको जीन्स भी दे रखे हैं नीचे, चलो ये तो मुफ्त में दे दिए जीन्स। जीन्स फॉर फ्री ईयर लोब क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय एफ, एंड जीन ऑफ अटैच्ड ईयर लोब आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं एफ से। इसमें कोई हमारी हेल्प नहीं हुई, आपको बताया आपको डोमिनेंट वाले बड़े ही बनाने पड़ते हैं और रिसेसिव वाले छोटे जीन बनाने पड़ते हैं। चलो इनकी भी मान लेते हैं। तो अभी ऊपर देखते हैं इनके चित्र की कान कैसे हैं इनके, राहुल की फैमिली के। आपको पता है राहुल के फादर के जो कान हैं वो क्या है, अटैच है। ठीक है, वो सॉरी फ्री है। राहुल के फादर के कान कैसे हैं, फ्री हैं। इसका मतलब जो राहुल फ्री क्या है हमारा डोमिनेंट था, जो राहुल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, कैपिटल एफ का रहा होगा। राहुल की अगर ये राहुल हैं तो बेटा राहुल, आपको तो बी में क्या दिया गया, राहुल दिया गया, तो आप राहुल ही मानिए। राहुल के कान आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा, जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसके कान फ्री नहीं है, अटैच है, तो इसके पास कैसे जीन रहे होंगे, एफ वेफ वाले दोनों ही। ठीक है, इसमें भले ही एक केस हो सकता है लेकिन रिसेसिव के लिए दोनों ही जीन होना कंपलसरी होता है। राहुल की मदर के जो कान है, मुझे तो इसमें दिख भी नहीं रहे राहुल की मदर के कान जुड़े हुए हैं या फ्री हैं।
ठीक। लेकिन हम जो मान लेते हैं इसके कैसे हैं, फ्री हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसके जो जीन होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल एफ एफ होंगे। और राहुल की सिस्टर निशा के कान कैसे हैं, फ्री हैं, तो इनके भी कैसे होंगे, एफ एफ होंगे। राहुल की मदर के कान फ्री हैं बेटा, फ्री है दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कैसे होंगे, एफ एफ होंगे। इसका मतलब एक ही चीज में क्या है, स्मॉल एफ एफ है। ऐसा कैसे हो गया, सारी जनरेशन के कान कैसे हैं, फ्री हैं, तो इसका मतलब राहुल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छोटे छोटे एफ आ गए। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है आपको कैसे आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, किसके ईयर का, फादर का, मदर का, और सिस्टर निशा का, राहुल का, ठीक है, और किस तरीके से फैमिली मेंबर्स में इनहेरिटेंस हो रहे होंगे ये जीन, आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, आप चाहें तो पिनेट स्क्वायर से क्रॉस करके भी बता सकते हैं कि फादर के पास एफ जीन है तो फादर से एफ आया होगा, मदर के पास भी एफ है तो इसका मतलब मदर से भी क्या होगा, आया होगा, कैपिटल एफ आया होगा, तो उस केस में कैसे बने होंगे, एफ। इसलिए सबके सब कान कैसे हैं, फ्री लोब वाले, ठीक है, जो सबके कान कैसे हैं वो कैसे हैं, फ्री लोब वाले। ठीक, और में हमारे पास सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब। सुरेश के जो पेरेंट्स हैं उनके ईयर लोब्स कैसे अटैच हैं, ठीक है, अटैच है, इसका मतलब उनके जीन कैसे रहे होंगे, छोटे वाले रहे होंगे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन इन द सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया। अगर सुरेश के पेरेंट्स के अटैच हैं, दोनों के ही अटैच हैं, तो इसका मतलब उनकी जो जनरेशन है जो सुरेश है और सुरेश के सिस्टर जो है उसमें भी कैसे रहे होंगे, स्मॉल एफ एफ ही रहे होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ से ये एफ भी आ सकता है या ये एफ आ सकता है, ये एफ आ सकता है, ये एफ आ सकता है, बनाएगा दोनों ही केस में क्या बनाएगा, एफ एफ ही बनाएगा। मतलब कि आपको इसको क्या बनाना है, पिनेट स्क्वायर में बनाना है। एक्सप्लेन बाय द गिविंग द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को पिनेट स्क्वायर की मदद से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या बनाओगे, एफ एफ मदर के, ठीक है, और ये एफ ई एफ क्या बनाओगे, फादर के। अगर ये एफ आ जाता है, सॉरी स्मॉल बनाने हैं हमें हर केस में, ठीक है, अगर ये एफ आ जाते हैं किससे, मदर से, तो ये हम मान लेते हैं मदर है और ये क्या है, फादर है। मदर से ये के आ सकते हैं एफ, या फिर फादर से ये वाले एफ आ सकते हैं गैमेट्स में। ठीक, दो हर केस में जो चार प्रोजिनी बनने वाली हैं आपको पता है, एफ 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 और एफ एफ। ठीक, तो इसका मतलब कि हर केस में कैसी बननी है आपके पास, अटैच येलो वाली फैमिली बन रही है। ठीक है, जो प्रोजिनी है सबके क्या है, अटैच येलो में। वही आपको क्या बताना है, जेनेटिक कंपोजिशन के साथ बताना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, आप कंपोजिशन भी बता देंगे अच्छे तरीके से, पिनेट स्क्वायर भी बना देंगे एवोर्ड जनरेशन का, तब भी काम आपका चल जाएगा। आपको बताइए फर्दर भी क्रॉस करेंगे तब भी वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन अगर इसकी मैरी, इनमें से किसी भी जनरेशन की मैरी किससे हो जाती है, कैपिटल एफ वाले से, तो अब जनरेशन के कान कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक, आगे जो केस स्टडी है आपके पास फिजिक्स की है, आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू। डील हमें कैसे भी छोड़नी नहीं है पेपर में, पेपर को बहुत अच्छे से करना, करके आना है, शांति से करके आना है। ठीक है, आपका राइटिंग पोर्शन भी अच्छा होता है, ठीक है, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है पेपर में।